बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पेशावर आतंकवादी हमले से पूरी दुनिया में शोक की लहर। नवाज शरीफ का आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान। बान की मून ने कहा, मानवता के इतिहास का काला दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ से फोन पर बात। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का भरोसा। 9 शहरों में अलर्ट जारी। स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी। उत्तर भारत में शीतलहर। यूपी में 5 की मौत। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी। अगले 2 दिनों में घना कोहरा छाने की चेतावनी। रूबल में आई कमजोरी का दुनिया के बाजार पर असर। सेंसेक्स में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। रुपया भी 63 रुपए 54 पैसे के नए न्यूनतम स्तर पर। सरकार ने जताई चिंता। और ब्रिस्बेन टेस्ट में टॉस जीतकर भारत ने लिया बल्लेबाजी का फैसला। मुरली विजय का अर्धशतक। टीम इंडिया पर जीत का दबाव। पाकिस्तानी तहरीक तालिबान के आतंकवादियों के पेशावर में आर्मी स्कूल पर मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले में 141 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक मरने वालों में 132 स्कूली बच्चे शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। पाकिस्तान के पेशावर में मंगलवार को आर्मी स्कूल में हमला करने वाले तालिबान के आतंकवादियों और पाकिस्तान सेना के बीच करीब 9 घंटे तक मुठभेड़ चली। जवाबी कार्रवाई में सेना ने सभी 7 आतंकवादियों को मार गिराया और बंधक बनाए गए 960 छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन हमले में 132 बच्चों समेत 141 लोगों की जान चली गई। हमले में जख्मी 100 से ज्यादा बच्चों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई 960 के करीब बच्चे और स्टाफ के मेंबर्स यहां से रेस्क्यू हुए। कैजुअल्टीज का फिगर मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा आपके नॉलेज के लिए 132 बच्चे और 9 स्टाफ के मेंबर्स हैं जो शहीद हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमले के बाद पाकिस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हमारी दुआएं उन खानदानों के साथ हैं जिनके बच्चे इस हादसे में शहीद हुए। अल्लाह ताला उन सब खानदानों पे अपना रहम फरमाए। मैं समझता हूं कि जब तक ये दहशतगर्दी से इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे पाक नहीं कर दिया जाता, ये जद्दोजहद और जंग जारी रहेगा। हमले के बाद पेशावर समेत पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। हॉस्पिटल में जख्मी बच्चों की हालत देखकर लोग सदमे में हैं। हमले में अपने मासूम बच्चों को खो चुके परिवारों के आंसू थम नहीं रहे हैं। मारते ये तो स्टूडेंट थे, इनका मतलब है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है या कोई और वाक़यात तो उनके साथ इन बच्चों का क्या काम। सुरक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा और बढ़ गया है। आतंकी अब स्कूलों को निशाना बनाने लगे हैं। The threat is still there and is getting complex and complex. The terrorists trying to find the more soft targets inside Pakistan and the security forces, the state has to be raised, you can say, the level of the vigilance. आतंकी गुट तहरीक तालिबान ने पेशावर के स्कूल में हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे उत्तरी वजीरिस्तान और खैबर प्रांत में पाकिस्तान की सेना की ओर से आतंकी गुटों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का बदला करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पाकिस्तान में हुई बच्चों की हत्या से पूरी दुनिया सदमे में है। विश्व भर के नेताओं ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही है। पेशावर में हुई स्कूली बच्चों की हत्या का मामला कल ब्रिटेन की संसद में भी उठा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इसे मानवता के इतिहास का काला दिन बताया। For humanity, when something on this scale happens with no justification, there's not a belief system in the world that can justify this sort of appalling act. I think what this shows is the worldwide threat that is posed by this poisonous ideology of extremist Islamist terrorism. घटना की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि दुनिया के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और स्कूल जाना उसके लिए चुनौती नहीं बनने दिया जाना चाहिए। Getting on education is every child's right.
Going to school should not have to be an act of bravery. I extend my deepest condolences to the people, government, and particularly to those touched by today's tragedy. The United Nations will continue to support the efforts of the Pakistani authorities in their fight against terrorism and extremism. अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भी निंदा करते हुए इसे मानवता के ऊपर किया गया हमला बताया है। The news of the brazen murder of more than 120 innocent students in Peshawar is devastating. And as a father, I know exactly how hard it is when you send kids out of the house into the world. इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ने भी हमले की निंदा की है। पूरी मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक का धब्बा लगा है, आज जो लगा है, और दुर्भाग्य है कि वो अभी भी जारी है। मैं सारे उन आतंकवादियों से जिन लोगों ने ये जघन्य कांड किया है उनसे अपील करूंगा कि कृपा करके बच्चों को बख्शें। Now it is time that we unite, and I call upon the international community, leaders in Pakistan, all political parties and everyone, that we should stand up together and fight against terrorism, and we should make sure that every child gets safe and quality education. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बच्चे आतंकवाद और युद्ध का शिकार बने हो। इराक में ISIS की कार्रवाई हो, या गाजा और फिलिस्तीन युद्ध, या फिर नाइजीरिया की बच्चियां, आतंकवाद का ये चेहरा सचमुच बहुत भयानक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो दुनिया भर में इस घटना की निंदा हो रही है। पेशावर में हुई आतंकवादी घटना से भारत भी सदमे में है। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक और धार्मिक गुरुओं ने भी बच्चों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। जितना दर्द पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है, उतने ही सदमे में इस घटना के बाद भारत भी है। आपको बता दें, तमाम राजनीतिक दलों ने इस घटना की घोर निंदा की है। साथ ही धार्मिक गुरुओं ने भी बच्चों पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। पेशावर के स्कूल में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार देश में स्कूलों की सुरक्षा पुख्ता करने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों को डिटेल एडवाइजरी भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही देश के 9 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को अलर्ट किया जाए और ऐसे किसी भी हमले से निपटने के लिए माकूल इंतजाम किए जाएं। इसके तहत सभी निजी स्कूलों में CCTV कैमरे लगाने, स्कूलों में निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने, स्कूल शुरू होने के बाद गेट पूरी तरह बंद करने को कहा गया है। इसके अलावा आतंकी हमला होने की स्थिति में बच्चों और शिक्षकों को बाहर निकालने का वैकल्पिक प्लान तैयार रखने और स्थानीय पुलिस की गश्ती बढ़ाने जैसे उपाय भी शामिल हैं। हालांकि देश के लाखों स्कूलों की सुरक्षा पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन सावधानी रखकर ऐसे हमलों से बचा जा सकता है। गृह मंत्रालय एक डिटेल एडवाइजरी राज्य सरकारों को 1-2 दिन में जारी करेगा। यूपीए सरकार के समय भी स्कूल सुरक्षा पर एडवाइजरी जारी की गई थी। अब उसमें जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने स्कूल प्रशासन से आतंकवादी हमले के दौरान बच्चों को बचने की ट्रेनिंग देने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पेशावर की घटना के विरोध में देश भर के स्कूलों में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। हम आपको नागपुर और जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज बच्चों ने प्रेयर के बाद पाकिस्तान में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर के स्कूलों में आतंक के खिलाफ एक आवाज का संदेश दिया जा रहा है। दो मिनट का मौन आज स्कूलों में रखा जा रहा है। पेशावर की घटना के विरोध में देश भर के स्कूल एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज का संदेश दिया जा रहा है। भारत भी इस घटना के बाद सदमे में है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत सरकार ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है।
पाकिस्तान में बच्चों पर हुए आतंकवादी हमले की कल भारतीय संसद ने एक स्वर में निंदा की। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया, साथ ही भारत को सतर्क रहने की भी सलाह दी। Now we must be alert, and whatever has happened in Pakistan, it is a, I can say, inhuman thing. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हमले पर अफसोस जताते हुए कहा कि हालांकि भारत में ऐसी स्थितियां पैदा होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। Even if it is enemy, children should be kept out of this, but you can't tell that to people who don't have that sense. It's very bad what has happened, but we have to be alert. We'll check up from our side, whatever tightening we can do, we'll do. But though that kind of situation does not exist in India. विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में हुए इस हमले की निंदा की है। I strongly condemn this crime, heinous crime of terror. It is inhuman, heinous terror act in which 100 children were killed. I strongly condemn this act. ये बहुत दुखद है और निश्चित तौर से जो शैतानी ताकतें हैं वो जिस तरह से मानवीय मूल्यों को पूरी तरह से उसका कत्लेआम कर रही हैं, बच्चों को भी, बेगुनाह बच्चों को भी निशाना बना रही हैं, शिकार बना रही हैं, वो अपने आप में दुखद है। इस्लाम धर्म गुरुओं ने भी इस घटना को किसी भी धर्म की शिक्षा के खिलाफ बताते हुए आतंकवाद के खात्मे की मांग की है। इस तरह से ये जो लोगों को बेवजह और बेकसूर लोगों को जिस तरह से ये टारगेट करके जिस तरह का ये जुल्म जाती पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, ये वक्त अब आ चुका है कि इस आतंकवाद को, इन आतंकवादियों को ख़त्म कर देना चाहिए। भारतीय सुरक्षा जानकारों ने इस घटना को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामयाबी करार दिया है। Is an illustration of the manner in which Pakistan's internal security has deteriorated. And if you look back at Pakistan's own experience over the last 20 years, the state and the intelligence agencies, particularly the Pakistan Army, had created an ecosystem which allowed groups like the Tehreek-e-Taliban to use religion and distort it and go down the path of blatant terrorism. Now, whatever Pakistan may say about being a victim of terrorism, गुजरात में स्कूली बच्चों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर इस घटना के खिलाफ विरोध जताया। वहीं हरिद्वार में लोगों ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कहा है कि आतंकी संगठन ISIS भारत में सक्रिय नहीं है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में यह भी स्पष्ट किया है कि देश के अल्पसंख्यकों ने ISIS को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आतंकी संगठन IS भारत तक अपना प्रसार करने में कामयाब नहीं हो पाया है। प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद मुल्लापल्ली रामचंद्रन के सवाल पर लोकसभा में जवाब देते हुए ये बयान दिया है। I wish to know from the Honorable Home Minister what steps, effective steps have been taken by this government to check the threat of terrorism being posed by ISIS and Al-Qaeda. यह सच है, ISIS की गतिविधियों में हमारे भारत के भाग लेने वाले अथवा किसी न किसी सीमा तक संबंध रखने वाले नवयुवकों की संख्या हैंडफुल है, इसे मैं कह सकता हूं नेग्लिजिबल है। और यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि उनका IS और IS की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों में अल्पसंख्यकों के बीच IS की कुछ पैठ जरूर है, मगर भारत के अल्पसंख्यकों ने खुद को इस संगठन से दूर रखा है। जो नवयुवक रेडिकलाइजेशन से प्रभावित होकर इन देशों में जाकर, चाहे सीरिया हो अथवा इराक हो, IS की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनको डिस्करेज करने का काम हमारे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी कर रही है। सरकार का दावा है कि उसकी तरफ से IS जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े खतरों से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। केंद्रीय एजेंसियां भी राज्यों के साथ तालमेल में कोताही नहीं बरत रही हैं।
यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेना की तैनाती और साइबर जगत में आतंकियों की सक्रियता खत्म करने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद रूबल में आई रिकॉर्ड गिरावट की चपेट में आए भारतीय बाजार, डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए में आई रिकॉर्ड कमजोरी। केंद्र सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को अब 5 साल का वीजा जारी करेगी। अभी तक उन्हें 1 साल के लिए वीजा दिया जाता था। इस कदम से भविष्य में सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। ये लोग भारत में निजी कंपनियों में नौकरियां भी कर सकेंगे। संसद की कार्रवाई में बार बार अवरोध की वजह से बीमा संशोधन और कोयला खदान जैसे कई विधेयकों के अटकने की आशंका बढ़ती जा रही है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर दूसरे दिन भी राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध बना रहा। एकजुट विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने आगरा के धर्मांतरण मुद्दे को उठाया। विपक्षी दलों ने इस मामले पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को दोहराया। आप कहते हैं बहस करिए, इस बहस का क्या मतलब है? कल आपने कहा था और मंत्री होम मिनिस्टर ने कहा था कि बाहर का मामला ठीक होगा, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। पूरे तरफ से देश में हाहाकार मचा हुआ। विपक्षी दलों ने बीजेपी के कुछ सांसदों के भाषणों पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि ऐसे बयानों से देश के धर्मनिरपेक्ष माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। The assurance was given by Prime Minister to this House that has been violated. Only the Prime Minister should come and explain that why his words have not been honored. सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया था, इसी सदन में प्रधानमंत्री जी ने ये बात को कहा था कि मैंने अपने सदस्यों से, अपने दल के लोगों से बहुत जोरदार शब्दों में इसको विरोध किया, लेकिन सीमन उसके बाद क्या हो रहा? हालांकि सरकार ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में अवरोध डालने का आरोप लगाया। ये तरीका आपका ठीक नहीं है कि आप हर दिन सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करेंगे। चर्चा करिए, चर्चा में किस बात को डर रहे हैं, किस बात से घबराहट है, चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा करिए। विपक्षी दलों के सदस्य कई बार सभापति के आसन के नजदीक भी आ गए, जिसकी वजह से भोजनावकाश के पहले ही कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। सदन के फिर मिलने पर भी ये अवरोध जारी रहा और कार्यवाही पहले 2:30 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। पहाड़ों पर हुए हिमपात और सर्द हवाओं के चलते समूचा उत्तर भारत कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को बर्फबारी थमने के बाद भी ठिठुरन रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भयंकर कोहरा और धुंध के चलते 5 और लोगों की मौत हो गई है। कोहरे से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है और ट्रेनें 10-10 घंटे की देर से चल रही हैं। सर्दी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर में ठंड से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि महाराजगंज, गाजीपुर और इटावा में एक व्यक्ति ठंड का शिकार हुआ। आगरा, बरेली, कानपुर, झांसी और लखनऊ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने से पारा गिरा है। लोग रात भर अलाव की आगे बैठने को मजबूर हैं। लोग परेशान हैं। देखो, कूड़ा करकट जुटा के और अपना चला के हाथ सेक रहे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोहरे के चलते देश के उत्तरी और मध्य इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई हवाई उड़ानें रद्द हो गईं और ट्रेनें 10 घंटे तक की देर से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी मंगलवार को सर्दी का असर दिखा। यहाँ तापमान 9 डिग्री तक पहुँच गया। राजस्थान में कई जगहों पर तापमान 0 तक आ गया है। पंजाब का अमृतसर 3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। जम्मू कश्मीर में जारी लगातार बर्फबारी से चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ा है। उम्मीदवार बाहर निकलने की बजाय SMS और विज्ञापनों का सहारा ज्यादा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जैसे तैसे काम करके अब अभी भी बहुत दिक्कत आ रही। सर्दी तो बहुत है। सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सड़क पे बहुत कोहरा जमा हुआ था।
हालांकि पहाड़ों पर सर्दी का एक दूसरा पहलू देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी बर्फबारी से यहाँ सैलानियों की संख्या में तेजी आ गई है। परिवार सहित छुट्टियां मनाने पहुंचे लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हमें पता नहीं था, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर धूप थी, तो अब यहाँ पर स्नोफॉल हो गई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फबारी के चलते उत्तराखंड में कई मार्ग बंद पड़े हैं। सिर्फ कुमाऊं में ही ठंड के चलते कई लोगों की मौत की खबर है। अल्मोड़ा में तो 3 दशक बाद बर्फ पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में भी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं बढ़ी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेशों में जमा काले धन पर एक और खुलासा सामने आया है। वॉशिंगटन की ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने साल 2012 में काले धन को लेकर भारत को तीसरे पायदान पर रखा है। एजेंसी के मुताबिक 2003 से 2012 के दौरान देश से करीब 28 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर गया और सिर्फ एक साल यानी 2012 के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए देश से बाहर गए। विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की कोशिशों के बीच शोध संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी यानी GFI ने काले धन से जुड़े ताजा अनुमान जारी किए हैं। रिपोर्ट में 2012 तक का आकलन किया गया है। इसके मुताबिक 2012 में ही भारत से 94.76 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्ति बाहर गई। गैर कानूनी राशि देश से बाहर भेजने के मामले में 249.57 अरब डॉलर के साथ चीन पहले नंबर पर और 122.86 अरब डॉलर के साथ रूस दूसरे नंबर पर है। 2012 के दौरान सभी विकासशील और उभरते देशों से अपराध, भ्रष्टाचार और कर चोरी का कुल 991.2 अरब डॉलर धन बाहर भेजा गया। इसमें भारत से भेजे गए काले धन का हिस्सा करीब 10% रहा। शोध संस्था के अनुमान के मुताबिक पिछले एक दशक में काला धन बाहर जाने के लिहाज से भारत चौथे स्थान पर है। 2003 से 2012 के दौरान भारत से करीब 28 लाख करोड़ रुपए अवैध धन बाहर ले जाया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा 1250 अरब डॉलर काला धन चीन से बाहर गया। इस मामले में रूस दूसरे और मैक्सिको तीसरे नंबर पर रहा। GFI के मुताबिक इन 10 सालों में भारत से हर साल औसतन 43.96 अरब डॉलर का काला धन बाहर गया। काले धन के मामले पर देश में गंभीर राजनीतिक बहस हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि सरकार के पास ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि देश विदेश में लोगों ने कितना गैर कानूनी धन जमा कर रखा है। हाल ही में SIT ने HSBC की जिनेवा शाखा में कुछ भारतीय खाता धारकों के खातों में 4,479 करोड़ रुपए जमा होने का पता लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शेयर बाजार में मंगलवार को इस साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 538 अंक गिरकर 27,000 अंक से नीचे चला गया। निफ्टी भी 152 अंक टूटा है। जानकारियों के मुताबिक रूस की मुद्रा रूबल में आ रही रिकॉर्ड गिरावट इसकी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी तरफ कच्चे तेल के दामों में कमी के चलते डॉलर की मांग बढ़ गई है और इसका असर रुपए के मूल्य पर भी देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले और अंत तक संभल नहीं पाए। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 538.12 अंक गिरकर 26,781.44 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 152 अंक गिरकर 8,067.60 अंक पर पहुंच गया। लगभग सभी सेक्टर के शेयर घाटे के साथ बंद हुए। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की कई वजहें रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $59 प्रति बैरल से नीचे चली गई। 2009 के बाद कच्चे तेल की कीमत में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। इससे आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने की आशंका बढ़ गई है। सेंसेक्स के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े व्यापार घाटे से भी जूझ रही है और उधर डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत भी अर्थशास्त्रियों को चिंता में डाल रही है। मंगलवार को $1 की कीमत ₹63.53 पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के साथ बातचीत रचनात्मक रही है। रूस ने भी हाल के दिनों में इस तरफ सकारात्मक रुख दिखाया है जो समस्या के समाधान में मददगार साबित हो सकता है। लंदन में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि रूस के रुख में बदलाव को सिर्फ इस पर लगे प्रतिबंधों के चलते नहीं आया है। इसके लिए रूस की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमत समेत कई वजह हैं, लेकिन प्रतिबंधों का अहम किरदार है। रविवार को रोम में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव और अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी की मुलाकात हुई थी, जिसमें यूक्रेन समेत सभी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। Let me say that Russia has made constructive moves in the last days.
And there are some indications that whether it is the line of control negotiation or the calm that is in fact in place in a number of places, the withdrawal of certain people, there are signs of constructive choices. And that can only be helpful, hopefully. बात क्रिकेट की करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और अभी तक भारत ने अपनी पहली पारी में 125 रन बना लिए हैं और फिलहाल 2 विकेट का नुकसान भारत को हो चुका है। एडिलेड टेस्ट में हार के बाद जहां टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत का सफर जारी रखना चाहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। बढ़िया शॉट, गैप में शॉट, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। भारतीय टीम की मजबूती उसकी बल्लेबाजी है। एडिलेड टेस्ट में दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन खासा नहीं रहा और वो मैच गंवा बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने अपने हरफन मौला खेल से भारत के हाथ से मैच छीन लिया। ब्रिस्बेन की उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खेलने में भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम में शामिल होने से भारतीय बल्लेबाजी और गहरी हो गई है। वहीं आर अश्विन और मोहम्मद शमी के चलते गेंदबाजी में भी पैनापन नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क चोट के चलते मैच से बाहर हैं। मेजबान ऑस्ट्रेलिया का इरादा इस मैच को जीतकर बढ़त बनाने का होगा। वहीं टीम इंडिया टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। ऐसे में ब्रिस्बेन में मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। पेशावर आतंकवादी हमले से पूरी दुनिया में शोक की लहर। नवाज शरीफ का आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का ऐलान। बान की मून ने कहा, मानवता के इतिहास का काला दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ से फोन पर बात। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का दिया भरोसा। 9 शहरों में अलर्ट जारी, स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। उत्तर भारत में शीतलहर, यूपी में 5 की मौत। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी, अगले 2 दिनों में घना कोहरा छाने की चेतावनी। रूबल में आई कमजोरी का दुनिया के बाजार पर असर। सेंसेक्स में 7 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट। रुपया भी 63.54 के नए न्यूनतम स्तर पर, सरकार ने जताई चिंता। और ब्रिस्बेन टेस्ट में टॉस जीतकर भारत ने लिया बल्लेबाजी का फैसला। मुरली विजय का अर्धशतक, टीम इंडिया पर जीत का दबाव।